हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों हम देख रहे थे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। अभी तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस सेट 1 को यदि आप नहीं देखा है ना तो उसका हमने प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दी है। जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि इसका PDF दीजिए, तो दोस्तों आपके लिए हम PDF भी तैयार कर लिए हैं। इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो भी नए कैंडिडेट हैं आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वहीं पे आपको अपलोड की जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि वह हड़प्पा नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी ना इसके बारे में हमने जो हमारा पेज बैच चलता है टेलीग्राम पर, यदि आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है ना तो 149 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों इसकी रिगार्डिंग तो 7549425490। दोस्तों ये हमारा क्या है, एक मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। दोस्तों बैच जो हमारा है 149 यानी कि 149 में ही केवल है, आप सभी के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल हमें कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। दोस्तों देखिए ये जो लोथल है ना, लोथल ये एक प्रकार क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, यानी कि जो बंदरगाह कैसे बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पे बंदर रहता है, नहीं, बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ें रहती है। कौन सी जहाज़, पानी वाली जहाज़ है, और जिससे क्या होती है कि मतलब व्यापार होता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा नगर जो था ना ये लोथल, ये एक बंदरगाह था। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लोथल है ना वो किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों तो ये जो है ना भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस पे, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, लोथल। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि लोथल जो बंदरगाह है ना इसकी खोज कौन किए थे। तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव। कौन थे, रंगनाथ राव के द्वारा ना लोथल की खोज की गई थी। तो इतनी फैक्ट आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है यहाँ पे। दोस्तों देखिए बहुत से जो मतलब कि वीडियो होते हैं उसमें सिर्फ आपको टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको इस वीडियो में मतलब जितने हमारी वीडियो होती है वो सभी में हम क्या करते हैं, फुल डिटेल में कवर करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, उसका डिस्कशन करना, उसका सॉल्यूशन देखना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों यदि आपको इसी तरह का आपको कंटेंट चाहिए ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के कंटेंट डेली मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात किसकी, लोथल की। तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों देखिए हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसने की थी, आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो थी दयाराम साहनी द्वारा। किसने, दयाराम साहनी नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। कब, 1921 में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और दोस्तों हड़प्पा जो है ना वो किस नदी के तट पर स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। देखिए हड़प्पा क्या थी ना, एक प्रकार की मतलब कि कौन सी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम बोल सकते हैं, या एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो है ना क्या पूछ रहा था हमसे कि वह मतलब लोथल का विस्तार किस नदी तट पर हुआ। दोस्तों वो भोगवा नदी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पहले प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल चुकी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। दोस्तों गर्त मतलब क्या होता है, खाई होती है, यानी कि सबसे गहरा गर्त कहाँ पर स्थित है, चैलेंजर है, रोमासो है, पोर्टोरिको है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने आपको जो आप हमें प्रैक्टिस सेट देखते हुए किरण का, तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा जो गर्त है दोस्तों वो प्रशांत महासागर का गर्त है। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो एक हमारा जगह पड़ता है, कौन सा, मतलब कि मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो मेरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों यही क्या है, सबसे मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्त जो है ना मेरियाना ट्रेंच है। और इसकी जो मतलब गहराई कितनी है, तो 11,022 जो है ना किलोमीटर जो है इसकी कितनी है, गहराई है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच की। और ये कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में पड़ती है। और दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों, चैलेंजर है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ देखेंगे, चैलेंजर गर्त का नाम है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। दोस्तों हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड नंबर पर जो गर्त आती है वो कौन सी गर्त आती है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गहरा है सेकंड नंबर पर, तो दोस्तों उसका नाम कौन सा है हमारा, यह टोंगा गर्त। कौन सा,
टोंगा गर्त है और पहला कौन सा दोस्तों वो मतलब मेरियाना ट्रेंच है यानी कि चैलेंजर गर्त है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों ये टोंगा गर्त है ना ये मध्य प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर सागर का ही है, लेकिन ये मध्य प्रशांत महासागर का है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिए, जो पोर्टोरिको है ना, पोर्टोरिको ये किसका है, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्या था, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा दोस्तों, वो है चैलेंजर। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15 जनवरी 2024 को के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपके सामने में। 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, देखिए गुट निरपेक्ष क्या होता है, नेम इसको बोल सकते हैं। तो जो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था आपको बताना है दोस्तों। ये हुआ था कंपाला युगांडा में। ठीक है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में दोस्तों एक जो रिसेंटली हुआ था 2023 में, वो हुआ था G20 समिट। ठीक है, तो G20 समिट जो हुआ था कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था। कहाँ पे, इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली में। तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा आपके पास है कि विलियमसन लुधियाना में क्या हुआ दोस्तों, तो लुधियाना में क्या होता है, नाटो का NATO नाटो का जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका लुधियाना में हुआ था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिजी है ना, फिजी जो इसमें क्या हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, फिजी में ही हुआ था। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों। अवरोही क्रम मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, उससे कम और सबसे कम। देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो होती है दोस्तों, वो होती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद जो मिट्टी आती है वो लाल मिट्टी आती है। उसके बाद कौन सी मिट्टी आती है, तो काली मिट्टी आती है। और काली मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। किसे, मतलब काली मिट्टी को। उसके बाद कौन सा, लेटराइट मिट्टी है। तो ये क्रम दोस्तों है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, और सबसे कम क्या बात, लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है बांगर, ठीक है, एक होता है बांगर, और दूसरा होता है कौन सा, खादर। बांगर किसे बोलते हैं और खादर किसे बोलते हैं, तो जो मतलब कि पुरानी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसे बोलते हैं बांगर, पुरानी वाली को। और जो नई होती है उसे बोलते हैं खादर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। जो पुरानी होती है बांगर कहते हैं, जो नई होती है उसे खादर बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, सकल राष्ट्रीय आय है ना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP बोल सकते हैं इसे। तो इसको हम यदि कुल जनसंख्या से, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी देश की, उसको यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, तो दोस्तों इसे मिलता है हमको क्या, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, जो जब भी हम GDP को ग्रॉस नेशनल इनकम को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। देखिए जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके द्वारा क्या कहा गया था कि एक घोषणा पत्र का, मतलब कि दास्ता का एक घोषणा पत्र किसको कहा गया था। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रॉलेट एक्ट को कहा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, और चार्टर अधिनियम 1853 को। तो किसको कहा गया था दोस्तों, इसे कहा गया था किसे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ना दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे एक बात और, जैसे कि रॉलेट एक्ट है ना, ये मतलब कि क्या था कि ये एक ऐसा कानून था जिसमें ना ही कोई वकील, ना अपील, ना दलील, यानी कि जिसको चाहे जब मन चाहे जहां चाहे उसको गिरफ्तार कर सकता था। इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति मतलब कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता था। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट 1919 का। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक था। ठीक है, और दोस्तों एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 से क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था नियम, ये क्या हुआ था 1919 में आया था, चेम्सफोर्ड वाला। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि
फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2024 के अनुसार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो उनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, जो वर्तमान में जो राजीव कुमार है ना, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ठीक है, और दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी हैं वो कौन है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, तो महान्यायवादी आपसे पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो आपको बताना होगा दोस्तों वो आर वेंकट रमनी है। जबकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, राजीव कुमार जी है। और वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि समर्पण दिवस मनाया जाता है, यानी कि समर्पण दिवस जो है ना कब मनाते हैं हम लोग, 11 सितंबर को, 4 फरवरी को, 10 दिसंबर को और 11 फरवरी को। देखिए समर्पण दिवस की हम दोस्तों बात करें ना, तो ये हम मनाते हैं कब, 11 फरवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। देखिए समर्पण दिवस जो है दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग, तो दीनदयाल उपाध्याय थे ना, दीनदयाल उपाध्याय, इनके जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब समर्पण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई 11 फरवरी की। दोस्तों हम बात करते हैं 11 सितंबर की, तो ये मतलब कि 11 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो महाकवि दिवस मनाते हैं। महाकवि दिवस आपसे पूछा जाए कि महाकवि दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि 11 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, महाकवि दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा दोस्तों कि 4 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, तो 4 फरवरी को विश्व वर्ल्ड कैंसर डे, आप इसे बोल सकते हैं विश्व कैंसर दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी होगी बातें। दोस्तों 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो मतलब कि वर्ल्ड मतलब कि मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो वो 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। देखिए दोस्तों इसरो की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और याद रखिए, यहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है ना, वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में स्थित है। जो कर्नाटक का बेंगलुरु है शहर है, वहाँ पे कौन सी है, तो इसकी हेड क्वार्टर स्थित है। और उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो एस सोमनाथन जी हैं वर्तमान में। और इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो इससे पहले के सिवान थे। ठीक है, के सिवान जो थे इससे पहले थे, और वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ जी जो है इसके वर्तमान में मतलब इसरो के हेड हैं। दोस्तों समीर कामत की हम बात कर लेते हैं। तो समीर कामत कौन है, तो वर्तमान में जो DRDO का अध्यक्ष जो है ना मतलब हेड है वो कौन है, तो समीर कामत जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना मतलब 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो दोस्तों जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होती है ना, इसमें लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, तो ये होती है जस्ता की मतलब परत चढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है ना कि लोहा में जो है ना जंग नहीं लगता है। जो लोहा में जंग लगने से क्या होता है, जब लोहा में जंग लगता है, एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे की भार में वृद्धि होती है, कमी होती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि लोहे में जब मतलब कि जंग लगेगा ना, तो उसके भार में क्या होती है, वो वृद्धि हो जाती है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है, वही संबंध नहीं है। देखिए नहीं लिखा हुआ है, जो कि नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच में है। रोगी, सर्जन, सर्जरी। देखिए रोगी हो गया ना, रोगी किसके पास गया, सर्जन के पास गया, और सर्जन ने क्या किया, उसका सर्जरी कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको चूज करना है कहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला है कि सब्जी लाए, रसोई को दिए और वो पका दिया, तो ये सही है, इसके अनुसार सही है ना ये वाला। ठीक है, दूसरा है कि चौक, अध्यापक लिखे और विद्यार्थी हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए कपड़ा ले गए दर्जी के पास, वो सिलाई कर दिया, ये भी सही है। मट्टी गया किसके पास, कुम्हार के पास, और मट्टी क्या किया, बर्तन, कुम्हार ने क्या किया, मट्टी का बर्तन बना दिया, तो ये भी सही है। लेकिन कौन अलग हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अलग हो रहा है ना, जबकि ये सभी क्या है एक मतलब कि एक समूह को व्यक्त कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये समूह को व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अलग है। ठीक है, इसको हमको चूज करना था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए 350 है हमारे पास ना, 350 में 20% कमी कर दीजिए, तो कितना हो गया, 80% हो गया ना, 80% हो गया। उसके बाद फिर करता है कि 25% के फिर 20% की वृद्धि है ना, एक सेकंड सॉरी
देखिए 350 है ना मेरे पास, तो 20% की वृद्धि कर दिए, तो 120 हो गया ना, 120/100। देखिए 100 को आप कॉमन कॉमन मान लीजिए, जितना आपको कमी करेगा उतना वृद्धि करेगा, आप 100 में बढ़ा दीजिएगा उतना घटा दीजिएगा। तो यहाँ 20% वृद्धि कर रही थी, तो हम क्या किए 100 में मतलब 20% बढ़ा दिया, नहीं 120 हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि 25% कमी, तो 25% कमी मतलब क्या हुआ, मतलब 100 में से 25 घटा दीजिए 75, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए आपसे डिवाइड कीजिएगा, मतलब कट कीजिएगा, तो क्या आपके पास आएगा आंसर देखिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास, शून्य से शून्य कट गया यहाँ से, और ये भी शून्य कट गया, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, और 35 9 कितना होता है, 9 5 45, 7 4, 9 तिया 27 4, 27 4, 1 से 9 पे 45, 7 में 4, 9 तिया 27, 27 4 31, ठीक है। 315 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न था ये हमारा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में विषम शब्द को मतलब चयन कीजिए। प्रतिपक्षी, अपोनेंट, प्रत्यक्ष, प्रतिद्वंदी, रिवाइल, मित्र और शत्रु, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिपक्षी है ना, ये भी मतलब अपोनेंट होती हैं, प्रतिद्वंदी होती है, ये भी कंपटीशन करने वाला होता है, और शत्रु भी होते हैं। लेकिन मित्र क्या होते हैं, अलग होते हैं यहाँ पे। यानी कि ये तीनों जो है ना एक भाव प्रकट कर रहे हैं, जबकि मित्र जो है यहाँ पे अलग भाव प्रकट कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए डी का भाई है, ठीक है। ए जो है ना वो किसका भाई है, डी का भाई है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए जो है ना वो किसका भाई है, ए भाई है किसका, डी का। लेकिन डी हमको भी कंफर्म नहीं है कि वो कि लड़की है कि लड़का है, अभी तो हम छोड़ देते हैं इसको। आगे कह रहा है कि डी जो है ना बी का पिता है, और डी जो है ये बी का पिता है। इसका मतलब डी अब पिता बन चुका है, इसका मतलब डी लड़का है, ये तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि पिता है तो लड़का होबे करेगा। तो डी बी का पिता है, किसका पिता है, बी का पिता। हम बीच को नीचे कर दिए। तो अब बी कंफर्म नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की है, ठीक है। यानी कि ए कंफर्म हो चुका है कि ये लड़का है, और डी कंफर्म हो चुका है कि ये भी लड़का है, लेकिन बी अभी कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। हम आगे पढ़ते हैं। बी और सी बहनें हैं। अब देखिए बी भी बहनें हैं और सी भी बहन है, यानी कि बी लड़की है और सी भी जो है ना लड़की है, दोनों भाई, ये दोनों बहन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए ये दोनों भाई हो गया ना, ये दोनों बहन हो गए। तो जब बी का पापा हो गए डी, तो इसका ये चाचा हो गए ए, हो गए ना। क्योंकि ये दोनों भाई जब हैं, तो जब ए पिताजी हो गए तो उसके छोटा भाई क्या होगा, या बड़ा भाई क्या होगा, चाचा होंगे, अंकल कहेंगे उसको। आगे कह रहा है कि यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। तो सी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, सी कौन है का, इसे समझिए, सी कौन है का। तो सी ए का कौन है दोस्तों, आप देखिए, मतलब भाई का बेटी कौन हो जाएगी, भाई की बेटी भतीजी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 पे भतीजी दे रखी है, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपका आंसर सही से निकल पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए विकल्प में से उसको चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आपके पास फ्रेगमेंट दे रखा है, इस शब्द से आपको क्या करना है, इसे आपको बताना है कि किसका प्रयोग से हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं ना, FRAGMENT, इस कौन से वर्ड में ये शब्द कोई ना कोई नहीं होगा। जैसे कि RAG है ना, तो RAGE मिल गया, इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा है TEAR, देखिए टी यहाँ पे EAR मिल गया ना, ये भी हो सकता है। फिर देखिए मीन MEAN मिल गया नहीं, ये भी हो सकता है। अरेस्ट देखिए, तो RAC है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। हैजा पानी, तो कौन सा संबंध होगा। देखिए दोस्तों, हैजा किससे होता है, हैजा होती है ना दूषित पानी से पीने से होती है, यानी कि पानी की वजह से क्या होती है, हैजा होती है। उसी प्रकार से जो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या कौन सी आने वाली है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए 50 से 56, देखिए 50 से 56 में क्या हो रहा है, मतलब 16 वृद्धि हो रहा है ना, 16 वृद्धि हो रहा है। उसके बाद देखिए 16 से 6 में कितना हो रहा है, 0, 14 80। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें फिर देख लेते हैं। 11 में 6 गया 5, या यहाँ कितना बचा, 6 में 4 गया 2 25, तो 25 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या होगा, 16 पंच 80 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखें क्या हो जाएगा, देखिए 16 पंचे 80, इसी प्रकार 25 पंचे 125। तो यानी कि 171 में जब हम 125 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास का आंसर, 5 1 6 7 2 9 और 1 1
296, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2, 3, 8, 27 और 12। ठीक है, तो आपको चूज करना है कौन सा इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। आप पहले प्रश्नों को ठीक से देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 से 3 कैसे हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 2 गुना 1 प्लस 1 कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 1 3 हो जाएगा ना। और फिर क्या कीजिए, 3 में 3 गुना 2 प्लस 2 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया ना। उसी प्रकार हम बढ़ाते जाएंगे तो अंत में क्या आएगा, 112 गुना 5 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 का 5 1 6, 565 प्लस 5 560 प्लस 5 565 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, आप तो इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी आपको समझाने में, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो मतलब 19 है ना, 19 का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक हम देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देते हैं। यदि आप नहीं दे पाएंगे तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप खुद से कोशिश कीजिए इसका। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या कीजिए। तो देखिए मैथ का प्रश्न है, बहुत आसान है। देखिए हम मान लेते हैं कौन सा, ए और बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी यानी कि दो संख्या के बीच का अंतर क्या रहना है, तो कुछ भी मान लीजिए आप, ए बी ही मान लीजिए। तो ए और बी इसका अंतर हो गया, दो संख्या के बीच का अंतर उसके योग का 15% है, यानी कि बराबर उनके योग का 15% के बराबर है। ये कह रहा है आपका सवाल। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे कट कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 से कितना 20, 500। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 20 ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और जो है यहाँ पे मतलब 3a प्लस 3b हो जाएगा ना यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो a बटे b जब कीजिएगा यहाँ पे, a बटे b जो है आपके पास क्या आ जाएगा, तो 23/17 आ जाएगा। ठीक है, तो 23/17 कहाँ है, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में इस प्रश्न का सही जवाब। तो और क्या कह रहा है, 23/, ये तो a बटे b हो गया ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले छोटी है, तो पहले छोटी कौन है, 17 है ना, और उसके बाद बड़ी कह रहा है 23 हो गया ना। इसका अनुपात करने के लिए तो देखिए हम तो आंसर निकाल चुके थे, ऑप्शन ए में दे रखा है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। क्यों, पहले छोटी कह रहा है उसके बाद बड़ी कह रहा है, तो पहले छोटी कौन है, 17 है ना, उसके बाद 23 क्या है, बड़ी है, तो 17/23 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस प्रश्न को, तब जाकर आपका सही होगा। आप आंसर निकाल चुके हैं, देखिए हम आंसर निकाल लिए ना, ये भी ऑप्शन में है ना, लेकिन इसको हमको नहीं देखना है, हमको ध्यान से जब पढ़ेंगे तभी जाकर आंसर सही होगा। एग्जाम में हम रहते हैं तो हमको इतना धड़फड़ी रहता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हमारा प्रश्न वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप हिंदी का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या बोलिएगा। देखिए विज्ञान से जो संबंध रखेंगे ना उसे बोलेंगे वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक मतलब जो भी विज्ञान से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं ना, तो इसे आप याद रखेंगे, वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को जो कोई चीज़ खोजता है ना, बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, आविष्कार के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध दे रखी है, आपको बताना है। देखिए बातें करते करते हमने रात बिता दी। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे शुद्ध वाक्य दे रखे हैं, जबकि सभी कथन जो है यहाँ पे गलत दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय क्या होता है, यानी कि बहुत विलाप करना, किसी आत्मीय का याद आना, प्रिय के प्रवास पर रोना और दुखी होना। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, जो 8 आंसू रोना होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा विलाप करना। ठीक है, यानी किसी की मतलब की याद में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विलाप करना या रोना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, हाथी का स्त्रीलिंग जो है ना कौन सी हो जाएगी, आपको बताना है। देखिए हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनी हो जाएगा। ठीक है, तो ह थ सी का दीर्घी का, तो आपको यहाँ पे ध्यान देखिए, मतलब आपको वर्ड देखना होगा, हथनी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए निम्न से कौन सा एक शब्द है। देखिए जानने की इच्छा जो होती है ना उसे बोलते हैं जिज्ञासा। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा के नाम से जानते हैं। जानने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे आप याद रखेंगे।
और जीने की प्रबल इच्छा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं। तो जिजीविषा यदि यहाँ पे नहीं दे रखा है, यदि आप कभी दे रखा होगा जिजीविषा, तो जीने की इच्छा जो होती है प्रबल इच्छा, उसे क्या बोलते हैं, जिजीविषा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा, मतलब कि जानने की इच्छा, उसे बोलते हैं जिज्ञासा। घुड़सवार शब्द में क्या है दोस्तों, घुड़सवार जो है ना, ये क्या है आपको बताना है। तो घुड़सवार जो होती है ये क्या होती है, तो ये होती है कौन सी, एक यौगिक शब्द होती है घुड़सवार, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह में वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी जहाँ पे शुद्ध लिखी हुई है आपको बताना है। देखिए दिग्विजय और कृतघ्न और क्षितिज, ये तीनों जो वर्तनी यहाँ पे सही दे रखे हैं, जबकि ये सभी वर्तनी यहाँ पे गलत दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रतिदिन आपराधिक डैश बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए प्रतिदिन आपराधिक जो है ना, आपराधिक क्या बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रतिदिन आपराधिक जो है ना, आपराधिक कर्म यानी कि काम जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों गागर में सागर भरने मतलब क्या होता है कि मतलब कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बोल देना, उसे क्या बोलते हैं, गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कुछ कर देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सर्प मतलब क्या होता है, सांप होता है, और सांप का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, ये क्या होता है, भुजंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है इंग्लिश का है कि एंटोनिम्स बताना है आपको किसका, पोलाइट का। दोस्तों पोलाइट का जो आपको बताना है कौन सा, पोलाइट मतलब क्या होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, विनम्र होता है यानी कि नम्र व्यक्ति होते हैं, उसे बोलते हैं पोलाइट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो क्रूड हो, जो मतलब कि रूड हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रूड व्यक्ति जो होते हैं उसे बोलते हैं मतलब कि मतलब पोलाइट का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ए स्पीच मेयर विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के मतलब दिया गया हो, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया गया हो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर के नाम से जानते हैं। ये शब्द होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रिमोर्स। रिमोर्स मतलब दोस्तों क्या होता है, रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप, यानी कि किसी चीज़ का कोई चीज़ गलती कर देते हैं ना, तो उसका जो पश्चाताप होती है, हमको पछताना पड़ता है उसे बोलते हैं पश्चाताप। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों रिपीटेंस। रिपीटेंस मतलब क्या होता है, पश्चाताप ही होता है। तो ये दोनों क्या वर्ड एक ही है, सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड सेगमेंट, यानी कि आपको मीनिंग बताना है किसका, रिच्ड फीवर पिथ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। रिच फीवर का दोस्तों इसका मतलब होता है कि टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल द डैम, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स, यानी कि आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। टू स्मॉल ए रेट, ठीक है, टू स्मेल ए रेट, ठीक है। इससे यानी कि संदेह होना, किसी का संदेह होता है ना कि मतलब वहाँ मत जाओ, ये हो सकता है वो हो सकता है, वो इसे क्या बोलते हैं, संदेह होना बोलते हैं। तो द टू स्मेल ए रेट यानी कि संदेह होना, तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो हो जाएगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, यानी कि किसी भी सस्पेक्ट का रीजन बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर की क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि डैश एक 32 बीट संख्यात्मक हम पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किस में करते हैं दोस्तों, वो होती है IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होती है, 32 बीट संख्यात्मक पता होती है जिसका उपयोग इंटरनेट पर क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को दर्शाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो है ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र के काम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होती है जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। MS वर्ड के हाल ही के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा जाता दोस्तों, तो वो क्या होती है, सोर्स साइट जो होती है वो नहीं दिखाई देती है, जबकि फॉर्मेट पेंटर दिखाई देती है, पेस्ट दिखाई देती है, कट दिखाई देती है। तो जबकि जो है सोर्स साइट यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, तो हमको वही चूज करना था जो दिखाई नहीं देती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है ऐसा है जो ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है, तो दोस्तों जो ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है ना उसे बोलते कौन सा, POP बोलते हैं, ठीक है। POP प्रोटोकॉल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईमेल सर्वर में मैसेज को प्राप्त करता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो वो जो कीबोर्ड होती है वो कौन सी होती है, तो मतलब कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो क्या होगी, बाईं ओर खिसक जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम की क्या विशेषता उपयोगी होती है। देखिए रोम मतलब क्या होता है दोस्तों, रोम जो होती है ना ये बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते डाटा स्टोरेज को प्रदान करती है, यही मतलब कि ये विशेषता हो सकती है क्या। दूसरा है कि रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल है। हाँ, दूसरे रोम जो होती है ना ये डाटा नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात ये विद्युत शक्ति बिना भी बना रह सकता है। यानी कि जो रोम में जो कोई डाटा दे देंगे ना तो इसलिए आप उसमें विद्युत शक्ति नहीं भी देंगे तो भी वो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो क्या कहलाता है। देखिए प्रत्येक भी वेब एड्रेस होता है ना इसका एक यूनिक डॉक्यूमेंट होता है, जो होता है इसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ठीक है, यानी कि URL बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम में सर्च को लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन दोस्तों है, कौन सा, ब्यूट्रेस लोडर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्पिनिंग और फिर से हमले करने के लिए। तो कौन सी वैसी डिवाइस होती है, वो होती है OTP, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो क्या कहलाती है। तो इंटरनेट पर जो फ्लेम होती है एक मैसेज होती है जो आपके क्रोध में लिखा गया होता है, यानी कि जो इंटरनेट फ्लेम एक मैसेज होता है जो आप मान लीजिए कोई आप क्रोध में गुस्सा में तब जो आप मैसेज लिखते हैं ना उसे बोलते हैं फ्लेम मैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो पहला सवाल देख लीजिए आपके पास कौन सा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता है। तो इसे ये पहला बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। दोस्तों ये बात जो है ना गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर जो है 2 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा कथन ऐसा है जो किसी मेमोरी मतलब कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है उसके संदर्भ में गलत है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ना ये गलत है, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों होता क्या है कि कंप्यूटर में रजिस्टर सबसे तेज प्रकार की मेमोरी होती है, इसके बाद मुख्य मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। तो ये जो पहला कथन था यही गलत है। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है, ये बातें बिल्कुल सही है। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा तक संग्रह करती है, ये भी सही है। अगला है कि प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती होती है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है हमारा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो दोस्तों से हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो फिनिश एंड मर्ज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है, यानी कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो देखिए होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना ये कथन गलत है। जबकि दोस्तों आपके पास जो है ना दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि वर्कशीट टैब्स के अंत में प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करना ये सही है। सीट पर दाएं क्लिक करने पर दिखने वाले पॉपअप मेनू से इंसर्ट ऑप्शन को चेंज करना ये भी सही है, ठीक है, यानी कि सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है यही गलत है। अगला सवाल आपके पास है कि विंडोज़ में रन कर रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं को हो सकते हैं। तो कौन अवस्था हो सकती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, ये होती है आपकी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नॉर्मल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है, तो इसमें कौन सा स्टार्टर उपयोग करते हैं हम लोग, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डैश मोटर की गति व्यावहारिक रूप
में स्थिर होती है। तो कौन सी ऐसी मोटर होती है जिसकी मतलब कि गति जो होती है व्यवहारिक रूप में स्थिर होती है, वो होती है शंट मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है कि यदि किसी डीसी श्रेणी में मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो उस पर मोटर का बलाह गुण क्या हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, 50% कम कीजिएगा ना दोस्तों, तो वो क्या होगी, पिछले मान का 25% क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ तुम्हारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तार पर 2000 फेरे हैं और द्वितीयक तार पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पथ पर परिचालन वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपने इसे मतलब बना लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए आपके पास पहली फेरे की संख्या कितनी है, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी आपके पास है दे रखी है, कितना 2000 दे रखी है। और दोस्तों N2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो वो कितनी है, तो हमारे पास 200 दे रखी है ना। यानी कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि N1 का मान कितना हमारे पास है, तो 2000 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000। ठीक है, और देखिए N2 का मान कितना हमारे पास है, तो 200 है। ठीक है, और देखिए वोल्टता कितनी है, मतलब कि V1 का मान कितना हमारे पास है, तो दोस्तों V1 का मान कितना हमारे पास 100 है ना। हमको क्या निकालना है, तो V2 निकालना है। ठीक है, देखिए V2 हम कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 होता है ना। जहाँ पे जो चीज़ दे रखा है दोस्तों, उस फॉर्मूला में उसको पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, एक सेकंड, थोड़ा सा पेन का साइज़ कम कर देते हैं। देखिए N2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 200 है ना, 200 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए N1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2000 है, 2000 यहाँ पे लिखेंगे। फिर बराबर V2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, V2 की वैल्यू हमको निकालनी है। और V1 का मान कितना हमारे पास है, तो 100 है। ठीक है, अब इसे काटिएगा तो ये कितना में कटेगा, 10 में कटेगा ना, और ये 10 से 10 में कट जाएगा। यानी कि V2 का मान दोस्तों कितना आ चुका है हमारे पास, तो 10 आ चुका है। और 10 जो है ना यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या V2 का मान निकला है, हमको क्या निकालना है, द्वितीय धारा। तो I बराबर हम क्या जानते हैं, I बराबर V बटा R होता है ना। तो अभी हुआ कहाँ, सिर्फ V ही निकला है, तो I बराबर V बटा R होता है। तो V का मान कितना हमारे पास है, V2 का मान देखिए 10 निकला है ना। तो R की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 5 ओम दे रखा है, यहाँ आप देख लीजिए। तो 5 का 5 लिख देंगे, 5 बटे 10 यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था और ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी में सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम फिर आपको खुद बता देते हैं। यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, यानी कि प्रतिरोध जो पहला है कितना हमारे पास है, 2 है ना, यहाँ पे 2 ओम देख लीजिए, है ना, 2 ओम यहाँ पे। और कह रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात कितना है, 10 है। तो टर्न अनुपात मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, N1 हाँ बटे N2, इसी को बोलते हैं टर्न अनुपात। कितना है, 10 है। नीचे दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 होगा ना यहाँ पे, 10 बटे 1 हो गया ना, ये अनुपात हो गया। तो पेन कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, तो एक K का मान होता है, तो K बराबर कितना हो गया, तो N1 बटे N2 बराबर 10 अनुपात जो दे रखा था वो हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगी, तो R1 इंटू K का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें हम क्या करें, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। तो R1 का मान जब हम निकाल रहे हैं तो R1, ठीक है, तो R1 कितना हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 गुना इसका K की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1/100 हो जाएगा। इसे आप कट कीजिएगा, कितना हो जाएगा पास, यानी कि 1/50। तो कितना 0.02 हो जाएगा ओम। 0.02 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए दोस्तों। तो ये शॉर्ट पिच है, याद रखिएगा 36 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में
पाँचवा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए जो कॉइल में डिग्री होनी चाहिए शॉर्ट पिच की, वो कितनी होनी चाहिए? 36 डिग्री होनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 144 स्लॉट और 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत आसान है। तो पोल कितना हमारे पास है? पी के मान कितना हमारे पास है? 16 पोल है ना यहाँ, ठीक है। उसके बाद स्लॉट कितनी हमारे पास है? तो 144 स्लॉट है। कितनी है? 144 स्लॉट है। तो देखिए, जितना इस मतलब कि नंबर का जब भी बनाते हैं दोस्तों, जितना आपके पास डाटा दे रखे हैं ना, सभी को एक मतलब एक जगह लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लगेगा कि आपको आगे क्या करना है। देखिए, चालक का मान कितना हमारे पास है? देखिए कितना, 10 कंडक्टर है ना हमारे पास, तो 10 चालक प्रति स्लॉट हो जाएगी। तो ये हो गई, ठीक है। अब उसमें फेज कौन सी है हमारे पास? तो फेज कौन सी है? तो फेज जो है हमारे पास है वो 3 फेज की है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कुल कंडक्टरों की संख्या हमको निकालना है, कुल कंडक्टरों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारे पास स्लॉट दे रखी है ना 144, और जो हमारे पास कंटेनर प्रति स्लॉट है उसको हम गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा पास? 1440 हो जाएगी। यानी कि कुल जो कंडक्टर हो जाएगी कितना होगी? 1440 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्रति फेज क्या है? प्रति मतलब एक होता है, तो हमको डिवाइड कितना फेज है हमारे पास? 3 है। टोटल हमारे पास कितना है? 1440 है। तो 1440 पे जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति हो जाएगा, यानी कि एक का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा पास? 480 हो जाएगा, ठीक है। 480 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रश्न को बना लिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब सवाल देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में डैश रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल होती है। देखिए, सिलिका जेल क्या होती है दोस्तों? सिलिका जेल वो होती है जो ट्रांसफार्मर में नमी को सोखता है। ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने का काम को करता है सिलिका जेल करता है। देखिए, जब भी सिलिका जेल ताज़ा होगा, नया होगा ना, उसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सिलिका जेल ख़राब हो जाती है, इसका यूज हो चुका होता है, वो क्या होती है? उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो नया सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो होती है, जब ख़राब हो जाती है, उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है। और दोस्तों, सिलिका जेल को है ना, हम फिर से क्या कर सकते हैं? इसको हम मतलब कि इसका काम में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि आवर्ती एफ हर्ट्ज में गति एन घूर्णन प्रति सेकंड में ध्रुवों की संख्या पी के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसका संबंध जो है ना NP/2 होता है। इसे आप याद रखेंगे, याद रखने की चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? दोस्तों, कौन सा मोटर हो जाएगा यहाँ पे? तो मोटर कौन सी होती है? एक सर्पी वाला प्रेरण मोटर होती है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। किसी स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी स्टार्टर होती है? तो वो स्टार्टर होती है, वो होती है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। अगला सवाल आपके पास है कि शक्ति गुणक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करती है। इसकी केवी और रेटेड लाइन धारा कितनी हो जाएगी? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, हमारे पास शक्ति गुणक कितना हमारे पास है? तो शक्ति गुणक दोस्तों कितना हमारे पास है? तो 0.6 है ना, 0.6 लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वोल्ट कितना हमारे पास है? तो पीक मतलब कि वोल्ट कितना हमारे पास है? तो वोल्ट हमारे पास 100 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? तो मतलब पावर दे रखी है, क्षमता, शक्ति दे रखी है, यानी कितना है? 110 किलोवाट है, ठीक है। तो दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? हमारे पास VI cos फाई होता है। इसे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। P बराबर क्या होता है? VI cos फाई होती है। इसमें क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे अपने वैल्यू को, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, P का मान कितना हमारे पास हो जाएगा? तो 10 किलोवाट है, इसको वाट में चेंज कर लीजिए। हम आपको बता चुके हैं वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करके। तो 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 10,000 हो जाएगा नहीं ये वाला, ठीक है, हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी हमारे पास है? तो V की वैल्यू 100 है हमारे पास पहले से ही। आई का मान दोस्तों हमको क्या करना है? निकालना है। और जो फाई है कितना है? 0.6 है, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आप आई का वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास जो है ना वो 166.66 आ जाएगा। यानी कि मतलब कि ये आ जाएगा आपके पास कौन सी धारा का मान, यानी कि धारा का मान इतना एम्पियर आ चुका है। अब दोस्तों, आपको केवीएम निकालना है। तो केवीए रेटिंग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो किलो वाट बटे क्या होता है? cos फाई होती है,
होती है ना। तो किलोवाट कितना हमारे पास है, तो 10 है, और कॉस फाई कितना 0.6 है, 0.6 डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 16.66 आएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ देखिए 16.66 kVA और 166.66 एम्पियर। तो हमारे पास कितना आया था 166.66 एम्पियर है यहाँ पे देख लीजिए, और केवीए कितना है 1666 kVA है। तो ये दोनों क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वाइंडिंग किस प्रकार के तार से निर्मित होती है, तो वो तार दोस्तों कौन सी होती है, वो होती है मोटे वल्क युक्त यानी कि इनामेल तार, ताम्र तार होती है, तांबे की तार होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर विभक्त कला फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होती है, तो विभक्त जो आरंभिक कुंडली होती है इसमें क्या होती है उच्च आर और निम्न एल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जा सकता है, तो प्रतिकर्षण मोटर जो होती है उसमें ब्रश को हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, तो एक दूसरे से जंपर तार की मदद से हम क्या कर सकते हैं इसमें इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि रिपल्सर मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। तो रिपल्सर मोटर की जो घूर्णन दिशा होती है ना किसको हम बदल सकते हैं, तो देखिए ब्रश की स्थिति को हम चेंज करके इसको हम बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के प्रयोग करने की मुख्य कारण क्या हो सकती है, तो इसका मुख्य कारण जो होती है दोस्तों वो होती है यदि इसे किसी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित वाइंडिंग्स है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 माइक्रो ये दे रखा है, ठीक है, जो कि ज्यावक्रीय वितरित है और इसकी गति 375 RPM है। यदि वितरित कुंडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के प्रभाव को नगण्य माना गया हो तो प्रति फेज EMF ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है EMF की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान प्रश्न है, आपको खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 3 फेज 16 पोल जो है प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट लिखा है और प्रति स्लॉट कितना है 10 चालक युक्त है। तो देखिए यहाँ से पहले हम क्या करें फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो ऐप की वैल्यू हम निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐप की वैल्यू हम निकालते हैं, हम ऐप की वैल्यू क्या जानते हैं PN बटे कितना होता है 120 होता है ना, ठीक है। तो देखिए P की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो P की वैल्यू हमारे पास है कितना 16 और N की वैल्यू कितना है 375 है, 375 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 120 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऐप की वैल्यू जो है ना आपको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से काटिए यहाँ पे 15 8 120, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 75, ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 5 और 25 दूनी 50। तो 50 दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो है ना हर्ट्ज यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है आगे, ये आ चुकी है दोस्तों। अब हम क्या कर देंगे ना कॉइल में टर्न प्रति फेज निकालेंगे, यानी टी का मान निकालेंगे। टी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो कितना है कॉइल कितना 24 है ना, यहाँ पे देख लीजिए 24 है ना, तो 24 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 240 हो चुकी है, यहाँ पे 240 हो गई, ठीक है, कितने टर्नों की संख्या, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, तो EMF निकालना है। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं EMF का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि 4.44, ठीक है, इसी आप ये फॉर्मूला है 4.44 गुना फाई गुना एफ गुना क्या टी वोल्ट, ये क्या होती है इसकी फॉर्मूला होती है। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 4.44 तो कांस्टेंट रहेगा और फाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 30 यहाँ आप देखिए ना 30.03, तो 30.03 हो जाएगा, ठीक है। ऐप की वैल्यू हम तुरंत निकाल लेते हैं कितना 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, और दोस्तों कितना 240 वोल्ट कितने हैं 240 है ना, यहाँ पे देख लीजिए 240 हो गया, ठीक है। दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो 1599 कितना आ जाएगा 1599 कितना 984 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किसी में दे ही नहीं रखा है, तो इसको अप्रॉक्स हम क्या मान सकते हैं 1600 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1600 क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1600 वोल्ट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो किस में दे रखा है देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 1600 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति
डैश के भार के कोण पर होती है, तो अधिकतम शक्ति जो होती है दोस्तों वो किस पर होती है, 90 डिग्री के भार पर होती है। अगला है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए दोस्तों, तो कितने डिग्री होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना, 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट पिच होनी चाहिए। अगला सवाल है कि तुल्यकालिक मशीन में अवंदक कुंडली के डैश के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है, तो कौन सी रखती है दोस्तों, ये होती है असंतुलित भार स्थिति में वोल्टता को बनाए रख सकती है। दिए गए विकल्प में सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करिए, तो कौन सा इसका सिंक्रोनस मोटर का लाभ होता है दोस्तों, तो वो होती है कौन सी, लगातार संचालन की गति होती है, किसमें, सिंक्रोनस मोटर में, यही इसका क्या होती है, लाभ होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रब रहित यानी कि नॉइज लेस होती है, यानी कि हल्ला गुल्ला उसमें नहीं होता है, कौन से इसी कन्वर्टर में, तो वो कौन सी होती है, तो दृष्टि कार्य रेक्टिफायर में क्या होती है ना, शोरगुल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बक कन्वर्टर का उपयोग किसमें करते हैं, तो एक बक कन्वर्टर होती है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पे, तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रेसिव लैंप या वेव बाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होगी, तो फ्रंट पिच होगी दोस्तों इसकी, ये बैक पिच से कम हो जाएगी, कितनी, बैक पिच से कम हो जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतर होना चाहिए, तो कौन सी बाइंडिंग होनी चाहिए दोस्तों, वो होती है लेप बाइंडिंग में ऐसा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के पास साथ परस्पर आच्छादित होती है, तो किस में होती है दोस्तों, परस्पर आच्छादित, तो वो होती है किसमें, तो चेन बाइंडिंग में जो होती है ये परस्पर आच्छादित होती है। अगला सवाल है कि डैश सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य होता है, तो मोमबत्तियों जो शक्तियों का औसत मूल्य जो होता है ना, वो कौन सी होती है, ये होती है गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, एक प्रत्यावर्तक में 1 से 8 के क्वाइल स्पैन के साथ 363 स्टेटर स्लॉट 4 ध्रुव में घुमा हो तो पिच गुणांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिच गुणांक की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इस पिच गुणांक की वैल्यू निकालेंगे ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो 2 है, सॉरी 4 है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक दहन दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए, तो किस तरह से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें होना चाहिए किसमें, यह दीवार यह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो, इस प्रकार से इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि समांतर बस बार को किससे अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए, तो बस बार को दोस्तों 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका मतलब कि स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता हो वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी, तो वहाँ जो वायरिंग होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, तो नलिका मतलब कंडक्ट वायरिंग होगी, नलिका वाली, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती आवृत्ति की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस से नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो दोस्तों किससे कर सकते हैं हम लोग, तो प्लस विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर से हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, जब एक AC VVF ड्राइव को AC VVF ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने की अपेक्षा की जा सकती है, तो कितनी बचत होगी दोस्तों इसमें, तो वो होती कितनी, तो मतलब 30% 30% की बचत हो सकती है इसमें बिजली की। अगला है कि MG सेट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जा गया है, इसमें कंडक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है टाइमर जो होती है इसमें अति आवश्यक होती है। अगला सवाल आपके पास है कि यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रक नाव से अप्रभावित रहता है तो उसका क्या होगा, तो दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, तो ये रेगुलेटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अगला सवाल है कि यदि जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर निःशुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है तो उसमें Z बराबर A+BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, उसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे उसे हम लोग हॉपकिंसन मांग दर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जब नियंत्रक रोड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो K का मान हो जाता है, तो K का मान कितना हो जाता है आपको बताना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है 0, 1 से कम, 1 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, तो कितना दोस्तों यहाँ पे होती है, तो 1 से ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। पहला सवाल सही है। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये जो होती है ना आपकी पीक लोड के लिए क्या होती है, आपूर्ति होती है। अगला सवाल है के पास कि 1 किलोवाट 230 वोल्ट के बिजली को 15 एम्पियर ले जाने वाले पावर कार्ड का उपयोग करके 15 एम्पियर प्लग सॉकेट से जोड़ा जाता है, इस उपकरण परिपथ की फ्यूज रेटिंग कितनी होनी चाहिए,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्यूज रेटिंग निकालनी, देखिए केतली की शक्ति कितनी है ना, वाट कितना दे रखा है, देखिए तो वो कितना 1 किलोवाट है ना। तो हम क्या बताए थे, जब भी किलोवाट देखा रहेगा ना उसको आप वाट में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोवाट जब चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगी पहली बात। दोस्तों यहाँ पे वोल्ट कितनी हमारे पास है, तो 230 वोल्ट यहाँ पे दे रखी है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर आपके पास होता है कोई क्या होती है, तो W/V होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो W आपके पास कितना है, 1000 है, ये है ना 1000। अब भी कितना है, 230 है। जब इसे कट कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 4.34 जो है ना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, धारा हो गई। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि रेटिंग निकालना है। सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फ्यूज की रेटिंग क्या हो जाएगी, तो 15 एम्पियर कितनी है, 15 है ना। तो 15 गुना 1 यानी कि आई, तो आई के बाद मतलब आई एक नहीं आई, तो 15 गुना 4.34 कितना हो जाएगा, 15 को 60 तो आ जाएगा। तो 6.51 जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि अप्रॉक्स में आप 6 को मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है, तो सही चक्र का क्रम दोस्तों हो जाएगी चूषण संपीड़न शक्ति निकास जो है ना इसकी सही मतलब कि प्रक्रम हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो सर्ज प्रतिबाधा उसको कौन परिभाषित करते हैं, तो √L/C जो होती है इसको मतलब परिभाषित करती है। एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन पर फैक्ट्री को 11 किलो वोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर लॉगिंग पर 1100 किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही है। इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध 3 ओम का लूप प्रतिघात है। ट्रांसमिशन दक्षता कितनी हो जाएगी, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी ट्रांसमिशन दक्षता, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आई बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए आई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा ना, आपका P बट्टे क्या होगा V cos फाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप क्या करना, उसके मतलब वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना P कितना मेरे पास है, 1100 किलोवाट है ना यहाँ पे, देख लीजिए है ना, और 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे वाट में हम चेंज करेंगे तो क्या 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 को गुना नहीं करके यहाँ पे 10⁻³ भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। तो फिर नीचे में भी क्या करेंगे, 11 गुना कितना हो जाएगा 10⁻³ और गुना पावर cos फाई कितना 0.8 है ना, 0.8 हो गया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जब कट करेंगे ना तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 125 एम्पियर आ जाएगी, कितनी 125 एम्पियर आ चुकी जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस क्या हो जाएगा, देखिए I² R होती है, I² क्या होगा R होगा, ठीक है, लॉस बराबर। तो देखिए I² कितना 125 निकला है ना, 125 है गुना 125 गुना R कितना है, R हमारे पास कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो कितना होगा 15,625 हो जाएगा ये। तो ये कौन सी होगी, लॉस निकल चुकी है। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो ये आपको क्या कर रहा है कि ट्रांसमिशन दक्षता निकालने के लिए, दक्षता क्या होता है दोस्तों, तो आउटपुट बटे क्या होती है, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉस होती है गुना 100, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, देख लीजिए आउटपुट, एक सेकेंड, देखिए कैसे करेंगे। तो आउटपुट कितना हमारे पास है, 1100 गुना 10⁻³ और बटे कितना हो जाएगा 1100 गुना कितना 10⁻³ गुण प्लस कितना 15,625 निकाले थे ना अभी, और गुना कितना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब से इसको जब काटिएगा ना तो आपके पास जो है ना दक्षता कितनी आ जाएगी, तो 98.60% आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास बहुत सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो कौन सा प्रणाली का उपयोग करते हैं दोस्तों, हम लोग रिंग मैन वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि DC 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों ये जो पड़ती है ना, इसमें आपको बता दें, ये जो पड़ती है आपकी 2 तार सिस्टम की 31% पर जो है इसकी मतलब की ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात के द्वितीय कुंडली का प्राथमिक की ओर से तुल्यकारी प्रतिरोध कितना होगा, उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा दोस्तों वो होगी RS/K² के बराबर हो जाएगी। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 20 मिली ओम प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो दोस्तों सब निकालेंगे ना तो 1250 मिली जो है ना इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
11 किलोवोल्ट एचटी केबल की भूमि से गहराई कितना स्थापित होनी चाहिए दोस्तों। ये जो भूमि इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 0.9 मीटर की गहराई स्थापित होनी चाहिए। अगला सवाल आपके पास है कि एक 400 मीटर के रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में दिखाए गए भार जहां दूरी मीटर में है, प्रत्येक कंडक्टर की प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति 1000 मीटर है और बिंदु बी सी डी पर टैप किए गए भार दिखाई देते हैं। यदि वितरक को ए आपूर्ति की जाती है तो ब्रांड में ए डी में धारा आई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको धारा आई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ज्ञात करने के बाद आपके पास जो है ना 91 ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि यहाँ पे कह रहा है कि अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है दोस्तों। इसका संभावित कारण जो हो सकता है ना, ये देखिए, रिले कुंडली खुला पथ हो गई होगी, ये कारण हो सकता है। रिले की लीड जंग से जाम हो गई होगी, ये भी हो सकता है। और रिले के एनसी संयोजक पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गए हों, ये भी हो सकता है। और उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि सभी कारण जो यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 2 को हमने यहीं पर कवर कर दिया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपको यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।